हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 21 अक्टूबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग को डिटेल में बात करना है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम व्यक्ति विशेष से और जानेंगे कि कार्तिकेयन मुरली ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, ये क्या है, ये किस राज्य से संबंधित है और ये किस प्रकार से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 15B के बारे में और जानेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा हिंट देते हैं। क्योंकि इसके तहत पहली बार महिला अधिकारियों के लिए एक विशेष सुविधा युक्त नौसैनिक युद्धपोत जो है लॉन्च किया गया है, तो इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में, जानेंगे कि ये किसे दिया गया, साथ ही किस कार्य के लिए ये दिया गया है। और उसके बाद जो हमारे लास्ट के 3 पॉइंट होने वाले हैं, जिसमें सिनाई प्रायद्वीप, राफा क्रॉसिंग और चक्रवात तेज है, ये एग्जाम में हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, खबरों में रहा राफा क्रॉसिंग का संबंध निम्न में से किस देश से है। राफा क्रॉसिंग विच वॉज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपके ऑप्शन है यूक्रेन, अफगानिस्तान, इजराइल, मोरक्को। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपके एग्जाम के लिए। और चलते हैं आज के करंट अफेयर में। तो पहला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने गुजरात के धोरडो को उत्कृष्ट पर्यटन गांव घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो सतत विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। कच्छ के महान रण में स्थित धोरडो वार्षिक रण उत्सव की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है, जो एक सांस्कृतिक उत्सव और जो पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को प्रदर्शित करता है। साथ ही ये भी बता दें कि धोरडो भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 की पहली पर्यटन कार समूह बैठक की मेजबानी भी किया था। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि धोरडो जो है वो आपके एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले तो जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में वो ये है कि इसे उत्कृष्ट पर्यटन गांव घोषित किया है, और दूसरा ये है कि G20 मेजबानी के तहत इसने जो है पर्यटन कार समूह बैठक की मेजबानी की थी। तो इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पे स्थित है, ये कच्छ के महान रण में स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उपराष्ट्रपति ने रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया शीर्षक प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अब चूंकि ये जो है टाइगर्स से रिलेटेड था, तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, Booking.com और मैकिन्से एंड कंपनी की नवीनतम रिपोर्ट, जिसका नाम है हाउ इंडिया ट्रेवल्स, इसके अनुसार भारत वर्ष 2030 तक यात्रा क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसका कुल व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़कर $410 बिलियन होने की उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी में देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 418 फीट। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो एक सिंपल सी न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और न्यूज ये है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पॉश यानी कि यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के कार्यान्वयन में खामियों और एकरूपता की कमी को चिन्हित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई निर्देश जारी किए हैं। इसलिए ये न्यूज में था, तो मैंने सोचा कि पॉश अधिनियम के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पॉश अधिनियम जो है वो वर्ष 2013 में लाया गया था, जो कि यौन उत्पीड़न से संबंधित है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 20 अक्टूबर को घोषणा की है कि उसने अमेरिकी चिंताओं के बावजूद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डार्विन पोर्ट पर एक चीनी कंपनी के 99 साल के पट्टे को रद्द नहीं करने का फैसला किया है, और विदेशी नियंत्रण का इस्तेमाल उसके सैन्य बलों पर जासूसी करने के लिए किया जा सकता था। ऐसा जो है अमेरिकी चिंता, ऐसा मतलब कि ऐसा अमेरिका वाले सोच रहे थे। तो यहां से जो आपको फैक्ट निकालना है वो ये निकालना है कि डार्विन पोर्ट कहां पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तालिबान प्रशासन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विशाल बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल पर रुचि दिखाई है, और इसके लिए चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम भी चीन में भेज रहा है। तो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल कब लॉन्च किया गया था, 2013 में। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा।
अब आगे हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष में कार्तिकेयन मुरली के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रहे थे। तो न्यूज ये है कि 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स में विश्व के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं को हराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। कार्तिकेयन मुरली जो है वो तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। इससे पहले विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने भी हराया है और साथ ही ग्रैंड मास्टर पेंटेला हरिकृष्ण ने भी मैग्नस कार्लसन को हराया है। आपको ध्यान ये भी देना होगा कि मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है, नॉर्वे से है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वो है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। ये न्यूज में क्यों था? तो न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित करने की योजना बना रही है। अब चूंकि इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है तो ये आपके एग्जाम RO, APS और PCS 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है जो टेलीमेडिसिन शाखाओं यानी कि परामर्श विशेष केंद्रों दोनों की पेशकश करता है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक का परीक्षण एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है और जल्द ही लखनऊ और बुलंदशहर के 20 केंद्रों में खोलने की इसको उम्मीद है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल समापन के बाद इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबडू ग्रुप के साथ 350 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। तो साथ ही ये भी बता दें कि अगर आपको ये जो मैं करंट अफेयर प्रोवाइड करवाता हूं, अगर आपको ये लगता है कि ये एग्जाम आपके RO हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो UPSC हो, जो भी हो, उसके लिए अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और साथ ही ये भी प्रयास करें कि जो हम करंट अफेयर के प्रश्न देते हैं डेली, उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। अब हम स्टैटिकल पोर्शन के भी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू कर दिए हैं जिसमें ज्योग्राफी के 2 पार्ट करवाए जा चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी जाके जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां से आपके लिए बन रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है प्रोजेक्ट 15B। ये न्यूज में क्यों था? तो न्यूज ये है कि मचगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी कि यार्ड 12706 इंफाल का तीसरा स्टील्ड डिस्ट्रॉयर सौंप दिया है। प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर्स में 72% स्वदेशी सामग्री है। अब ये जो आपका INS इंफाल है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास के साथ कमीशन किया जाने वाला ये पहला नौसैनिक युद्धपोत है। MDL ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह 312 लोगों के दल को समायोजित कर सकता है, साथ ही 4000 समुद्री मील की क्षमता रखता है और क्षेत्र से बाहर के ऑपरेशन में विस्तारित मिशन समय के साथ 42 दिनों के मिशन को अंजाम दे सकता है। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इस युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है और यह भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर और इसका विस्थापन 7500 टन से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलों से लैस है। साथ ही ये भी बता दें कि प्रोजेक्ट 15B के तहत जो पहला हमारा जहाज था उसका नाम था INS विशाखापट्टनम, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे, जबकि दूसरा जो जहाज था वो था INS मोरमोगुआ, तो इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे हम बात करते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में। ये न्यूज में क्यों था? तो न्यूज ये है कि विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चूंकि ये REC जो है आपकी महारत्न कंपनी भी है, तो इसलिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो भारत में वर्ष 1991 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्थापित किए गए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मानक के रूप में उभरकर सामने आया है। REC लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण एवं विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करती है।
वर्ष 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने कार्य के पूरे 50 वर्ष से अधिक का समय पूरा कर लिया है। आंकड़ों के अनुसार आरईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय मदद से भारत में हर चौथा बल्ब प्रकाशमय होता है और आरईसी लिमिटेड ने हाल ही में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक क्षेत्र के वित्त पोषण में भी सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में सिनाई प्रायद्वीप के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि मिस्र ने सिनाई में फिलिस्तीनियों के विस्थापन को अस्वीकार कर दिया है, यानी कि जो इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है तो वहां से फिलिस्तीनी जो है दूसरे कंट्री में, लेबनान में, मिस्र में, सीरिया में जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो मिस्र ने जो है सिनाई प्रायद्वीप से फिलिस्तीनियों को घुसने के लिए मना कर दिया है, वहां पे उन्होंने रोक लगा दी है। सिनाई प्रायद्वीप के बारे में बात कर लें तो सिनाई प्रायद्वीप मिस्र की एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है जो अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है और इसे स्वेज की खाड़ी और स्वेज नहर द्वारा मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान से अलग किया गया है। यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आइए एक बार हम मैप में देखते हैं। तो ये हमारा पूरा इजिप्ट है। तो आप देखेंगे कि इजिप्ट के नॉर्थ ईस्ट में ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है और ये रहा आपका इजराइल। अब यहां से बात करते हैं। प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा भूमध्य सागर, दक्षिणी सीमा लाल सागर और पूर्व में आकाबा की खाड़ी से लगती है। तो मैप में देखते हैं, यहाँ ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है, इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, दक्षिण में लाल सागर है और ये देखेंगे आप ईस्ट की तरफ तो आकाबा की खाड़ी आपको नजर आएगी। अब आगे बात कर लेते हैं। प्रायद्वीप सिनाई प्रायद्वीप सिनाई प्रायद्वीप में स्वेज नहर शामिल है जो एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और साथ ही बता दें कि इसी जो है सिनाई प्रायद्वीप के बीच में ये जो आप गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं ना, यहीं पे जो है आपका राफा क्रॉसिंग है जहां से फिलिस्तीनी जो है यहां से घुसने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो आज के जो प्रश्न का आंसर होगा उसका आंसर है कि राफा क्रॉसिंग किस देश में स्थित है, तो इजराइल में है। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। इजराइल में गोलन हाइट्स भी है जो कि सीरिया के साथ सीमा साझा करती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं राफा क्रॉसिंग के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था। तो इजरायली सैन्य कार्रवाई की प्रत्याशा में गाजा छोड़ने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों के प्रयासों के कारण दक्षिणी गाफा में राफा सीमा पार ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है, जो कि जारी इजराइल फिलिस्तीनियों के संघर्ष का कारण है। राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी के सबसे दक्षिण निकासी बिंदु है और यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के साथ सीमा साझा करता है। आप यहां देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका जो है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है। यह एकमात्र निकास है जो इजरायली क्षेत्र की ओर नहीं जाता है, क्योंकि ये गाजा सिटी है, ये पूरा गाजा सिटी है, गाजा स्ट्रिप है और यहीं पे जो है आपका राफा क्रॉसिंग है और ये पूरा आपका इजराइल है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है फिलिस्तीनी जा रहे हैं तो वो उनको जो है इजराइल को फेस नहीं करना पड़ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं चक्रवात तेज के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज ये है कि मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में अरब सागर में चक्रवाती तूफान आने की संभावना जताई है और इस मौसमी घटना को चक्रवात तेज का नाम दिया गया है, जिसका मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों और कोंकण क्षेत्र पर असर पड़ने की संभावना है। तो चक्रवात तेज कहां पे आएगा? अरब सागर में आएगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो चक्रवात तेज का नाम भारत द्वारा रखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे और इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह अप्रैल 2020 में WMO स्कैप पैनल द्वारा अपनाए गए तूफान के नामों की सूची में पहले से ही शामिल था। अब आगे बात करते हैं डिटेल में। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग 13 सदस्य देशों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान की सलाह प्रदान करने वाले 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र में से एक है। चक्रवात तेज के बाद जो चक्रवात आएगा और उसका नाम कौन रखेगा? ईरान रखेगा और उसका नाम संभवतः हामून हो सकता है। और इस सूची में जो पिछला नाम था जो कि बांग्लादेश द्वारा दिया गया था उसका नाम था बिपरजॉय, इसको भी आप पढ़ चुके हैं पहले भी, जो कि जून के मध्य में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान था। अब आगे हम बात करते हैं कि चक्रवातों के नाम रखे कैसे जाते हैं। तो प्रत्येक वर्षों में 13 सदस्य देशों द्वारा नाम चुने जाते हैं जो कि क्रमिक क्रम अपनाए जाते हैं। अब जानते हैं कि नाम रखने में सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। तो जो मतलब कि सावधानी ये जो मौसम विभाग रखता है वो ये रखता है कि एक रूल होता है कि मतलब कि इससे रिलेटेड नाम नहीं होने चाहिए। तो नाम जो है किसी भी समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता है या अत्यधिक असभ्य या क्रूर प्रकृति का नहीं होना चाहिए।
नाम छोटे होने चाहिए, उच्चारण में आसान होने चाहिए, 8 अक्षर या उससे कम के नहीं होने चाहिए। तो ये जो 8 अक्षर है ना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तरी हिंद महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम दोहराए नहीं जाएंगे, एक बार उपयोग करने के बाद इसका दोबारा उपयोग बंद हो जाएगा, अतः नया नाम देना चाहिए। यह दुनिया भर में किसी भी RSMC की पहले से मौजूदा सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये RSMC क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जो रिलेटेड हैं। तो ऐसे 6 मौसम विज्ञान केंद्र और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र है, जिनका उपयोग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात सलाह और चेतावनियों के विवरण के लिए वितरण के लिए किया जाता है। तो ये अब 5 क्षेत्रीय कौन कौन से हैं। तो पहला है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं वो फिजी मौसम विज्ञान सेवा केंद्र द्वारा उसका नाम दिया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं वहां पे जो है मेटोआ फ्रांस रीयूनियन, आप एक द्वीप का नाम सुने होंगे जो कि फ्रांस का एक द्वीप है, उसका नाम आप सुने होंगे जो कि दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में है। वहां पे अगर कोई चक्रवात आता है तो उसका जो नामकरण होता है वो रीयूनियन द्वीप द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो चक्रवात बनते हैं उसका नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिया जाता है। पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीनी सागर में जो चक्रवात आते हैं उसका नाम जो है जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा दिया जाता है। और वहीं पे मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनका नाम होनोलुलु हवाई या हवाई में जो स्थित है होनोलुलु, उसके द्वारा दिया जाता है। पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो तूफान आते हैं वो जो है मियामी द्वारा उसका नामकरण किया जाता है। तो ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अब हम जानते हैं कि आज के करंट अफेयर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं। तो पहला यह है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने गुजरात के धोरडो को उत्कृष्ट पर्यटन गांव घोषित किया है, जो कि G20 द्वारा पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी भी किया था। दूसरा पॉइंट यह है कि पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी में देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का क्या बोलते हैं उद्घाटन किया गया था, जिसकी ऊंचाई है 418 फीट। तीसरा पॉइंट है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जो अधिनियम आया था वो कब आया था, 2013 में। और चौथा है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, ये किस राज्य से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से, इसको आप ध्यान रखेंगे। पांचवा है REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन, बैटरी भी लो हो रही है तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिनाई प्रायद्वीप कहां पे है, मिस्र में है। और राफा क्रॉसिंग कहां पे है, इजराइल में है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।